Hello students, welcome back to my channel in All About Teeth. Today I will be teaching you the next topic of chapter pharmacokinetics, that is distribution. So let's get started. Please listen till the end carefully. Thank you. So डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि अब ड्रग जो है सर्कुलेशन में एंटर कर चुका है, अब ड्रग ने डिस्ट्रीब्यूट होना थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टिश्यूज में इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, यानी कि प्लाज्मा से वो टिश्यूज की तरफ जाता है. ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वो फैक्टर्स हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी. ऑब्वियसली लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई होगी, यानी कि ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, तो ऐसे केसेस में वो इजीली जो है कैपिलरीज में एंटर कर जाएगा और आगे टिश्यूज में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. आयनाइजेशन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, आयनाइज्ड ड्रग्स जो होते हैं वो इजीली परफ्यूज नहीं कर पाते टिश्यूज में, वेयर एज जो अनआयनाइज्ड है वो इजीली परफ्यूज कर जाते हैं. एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स और टिश्यू प्रोटीन्स. बाइंडिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम आगे समझेंगे, और ब्लड फ्लो के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को VD से डिनोट करते हैं. इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: द वॉल्यूम नेसेसरी टू एक्यूमुलेट the entire amount of drug administered if the concentration throughout the body is equal to that in plasma. ये कहना चाह रहा है कि जो भी ड्रग बॉडी में हमने जितनी भी अमाउंट ड्रग एडमिनिस्टर की है, से IV से हमने जितना भी ड्रग दिया है, उसमें से हमें बॉडी में इक्वली, बॉडी के प्लाज्मा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा, उसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एपरेंट वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये एग्जैक्ट वो नहीं होता, एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, क्योंकि कुछ जो है बाउंड हो जाता है, कुछ नहीं पहुंच पाता सारा का सारा जो ड्रग सर्कुलेशन में, इसीलिए ये ट्रू वॉल्यूम नहीं है, एपरेंट वॉल्यूम है, यानी कि लगभग इतना होगा एपरेंट का मतलब. तो VD निकालते कैसे हैं, कितनी डोज हमने एडमिनिस्टर की है अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन उस ड्रग की. फॉर एग्जांपल, अगर कोई डोज हमने मान लो 500 मिलीग्राम की डोज दी है और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है 10 मिलीग्राम पर लीटर, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 50 लीटर, यानी कि 50 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो रिक्वायर्ड है इतना मिलीग्राम ऑफ ड्रग को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. और ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, बॉडी मास रेशियो और कुछ डिजीजेस पे. ये हम समझेंगे आगे कैसे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन से. जो तो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो हाईली परफ्यूज टिश्यूज, यानी कि वो टिश्यूज जिसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा है, ऐसे में जैसे कि ब्रेन, हार्ट या किडनी, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जल्दी, और फिर उसका वहाँ पे इफेक्ट हो जाने के बाद वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं लेस वेस्कुलर टिश्यूज में, यानी कि जिनमें वेस्कुलरिटी कम है, जैसे मसल और फैट. इन टिश्यूज में आने के बाद इनका एक्शन जो है ख़त्म हो जाता है वहीं पे, क्योंकि प्लाज्मा में इन ड्रग ऑलरेडी हाईली परफ्यूज टिश्यूज में अपना काम कर दिया, लेस वास्कुलर में काम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका एक्शन वहीं की वहीं टर्मिनेट हो जाएगा. ये हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के केसेस में होती है. ठीक है, और जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उतना तेज़ी से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ब्रेन बैरियर. तो इसे कुछ डायग्राम से समझते हैं हम. जो नॉर्मल हमारी बॉडी की बाकी कैपिलरीज होती हैं, उनमें जो उनके अराउंड जो सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, उनके मतलब कैपिलरीज में जो सेल्स होते हैं साइड्स में, उनमें स्पेसेस होती हैं जिसे बोलते हैं इंटरसेलुलर पोर्स, जिनके थ्रू जो है डिफ्यूजन होनी होती है. ठीक है, तो
ऐसे केसेस में लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स या ड्रग्स अगर लिपिड इनसॉल्यूबल भी हैं तो इजीली परफ्यूज हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी ब्रेन कैपिलरीज हैं उसमें एक तो जो सेल्स हैं आपस में टाइटली बाउंड होते हैं और उनके बीच में टाइट जंक्शंस होती हैं एंड दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ न्यूरल टिश्यू और ग्लायल सेल्स। ये क्या करते हैं, ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं ग्लायल सेल्स और ये सेल्स, तो ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं वो पास कर सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग्स नहीं हो सकते। तो ये जो टिश्यू है और अलॉन्ग विद दिस टाइट जंक्शंस ये एक बैरियर बना देता है, इसे बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि इस बैरियर के अंदर ड्रग एंटर नहीं कर सकता अगर वो इनसॉल्यूबल है तो। दिस इज लाइपोइडल ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ओनली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स ही पास कर सकते हैं, ठीक है। ओनली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। और कौन कौन से केसेस में जो हैं ड्रग्स जो है पास कर सकते हैं लिपिड इनसॉल्यूबल वाले, अगर इन्फ्लामेशन हो गया मेनिंजेस की, यानी कि मेनिंजाइटिस हो गया तो परमेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा हमारे मेड्यूला में एक एरिया होता है CTZ एरिया, ये भी इट इज़ डेफिशिएंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। इसमें भी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं प्रॉपर डेवलप, तो इसमें से भी डिफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर क्या है, जो प्लेसेंटा होता है दैट इज लिपोइडल और लिपोफिलिक ड्रग्स को की फ्री पैसेज को अलाउ करता है। तो यानी कि लिपोफिलिक ड्रग्स इजीली पास ऑन कर सकते हैं फ्रॉम मदर टू फीटस। तो जो भी मदर ड्रग ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट कैन इफेक्ट फीटस और द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये हमें समझना था, पीछे भी पढ़ के आए हैं। इसमें होता क्या है, ज़्यादातर ड्रग्स जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं जब वो सर्कुलेशन में एंटर करते हैं। जो तो एसिडिक ड्रग होते हैं वो अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाते हैं। बेसिक ड्रग्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। एक पहले तो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करा ड्रग, और जो अनबाउंड फॉर्म है यानी कि जो फ्री ड्रग बचा हुआ है, जो बाउंड नहीं किया, वही एक्शन के लिए अवेलेबल है। सिर्फ वही एक्ट करता है, मेटाबलाइज होके एक्सक्रीट हो जाता है। सिर्फ वही ड्रग एक्शन करता है, फ्री या अनबाउंड फ्रैक्शन। बाकी सारा जो बाउंड फॉर्म है वो स्टोरेज का काम करता है, वो रिजर्वॉयर का काम करता है। यानी कि जब अनबाउंड फ्रैक्शन मेटाबलाइज होके एक्सक्रीट हो जाएगी तब ये रिजर्वॉयर वाला जो है काम आएगा। एक्सटेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग जो है वेरी करता है डिफरेंट ड्रग्स के लिए। जैसे कि वारफरिन की जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो 99% तक होती है और 1% जो है फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। मॉर्फिन 35%, बाकी फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। जो फ्री फॉर्म है वही एक्ट करेगी, मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट करेगी। बाकी सारी बाउंड जो है वो तब एक्ट करेगी जब मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट हो गए बाउंडेड ड्रग्स, और उसके बाद जो स्टोर हुए हैं एज ए रिजर्वॉयर पड़े हैं वो प्रोटीन से सेपरेट होके फ्री फॉर्म में आएंगे, तब वो एक्ट करेंगे। जब ऐसा होता है कि पहले फ्री वालों ने एक्ट किया, फिर जो बाउंडेड थे वो फ्री होके एक्ट करेंगे। ऐसे क्या होता है कि एक तो स्लो एक्शन होता है, दूसरा काफ़ी लंबे प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्ट करते हैं। जो बाउंड प्रोटीन्स होते हैं वो लंबे समय तक ड्रग का असर रहने देते हैं। जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो compete करते हैं फॉर सेम बाइंडिंग साइट। सेम बाइंड एक्सटेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग वेरी करती है डिफरेंट ड्रग्स के लिए। जैसे कि वारफरिन की 99% है, 1% फ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है। मॉर्फिन की 35%, बाकी की फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत सारी ड्रग्स जो हैं compete करती हैं सेम बाइंडिंग साइट के लिए, अदरवाइज वो विच रिजल्ट्स इन टॉक्सिसिटी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं वारफरिन की 99% है, 1% जो है फ्रीली अवेलेबल है, उसने एक्ट किया एक्सक्रीट। मान लो अगर हमने उसे डिस्प्लेस किया है इंडोमेथासिन के साथ, जो कि 95% बाउंड फॉर्म में है और 5% ही फ्री है, यानी कि ये
वारफरिन से 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। टॉक्सिसिटी कहने को है, बट इस चीज़ को हमारी बॉडी कंपनसेट कर लेती है। कैसे? कि जल्दी से जल्दी मेटाबोलाइज करा के ड्रग को एक्सक्रीट करवा देती है। एक और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका, जैसे कुछ केसेस, जैसे कि हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया के केसेस कौन कौन से डिजीजेस में होते हैं? क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक लिवर फेलियर के केसेस में प्रोटीन बाइंडिंग रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन बाइंडिंग कम हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में हम हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स ना दें, क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग कम हो चुकी है। तो ऐसे केसेस में हाईली प्रोटीन ड्रग्स नहीं देने, अगर देने हैं तो बी केयरफुल अबाउट दैट। इस टॉपिक में बस इतना ही। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।